हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करूंगा मैं। हम आप देख रहे हैं 24 फरवरी से यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग छिड़ी है, आज 9वां दिन है। लगता था जितने भी टीवी चैनल थे, जितने भी वार स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे, वो सब कह रहे थे कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था ये युद्ध लंबा चलेगा और सोशलॉजी ऑफ वॉर जो है, युद्ध का समाजशास्त्र जो है, उसके तहत साफ कहा गया है ये शक्ति प्रदर्शन है। और युद्ध में 3 ट्रायंगल होता है। एक ट्रायंगल होता है जिसके 3 एंगल होते हैं। एक एंगल पे सबसे ऊपर जो रहता है राष्ट्र रहता है, नेशन रहता है। एक एंगल, सेकंड एंगल पे सेना रहती है और एक एंगल पे रहती है सोसाइटी, समाज। देखिए, राष्ट्र अपने स्वार्थों के लिए, अपनी जित के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने अहम की संतुष्टि के लिए युद्ध लड़ते हैं। और राष्ट्र जो है, नेशन है, उसमें अब तो खैर वो चीज़ नहीं रही, पहले हो जाते थे। भौगोलिक क्षेत्रफल बदल जाता था, जोग्राफिकल एरिया बदल जाता था, लेकिन अब आजकल नहीं बदलता। जोग्राफिकल एरिया नहीं बदलता, सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष बदलता है। दूसरा, सेना जो रहती है, सेना अपने राष्ट्र का, अपने राज्य का, अपने नेशन के हेड का आदेश मानती है और अपने राष्ट्र के लिए अपने सर्वोच्च निछावर करके लड़ती है। युद्ध खत्म होता है, सेना फिर अपने अगले तैयारी, अपनी प्रैक्टिस में चली जाती है, नॉर्मल हो जाती है, उसको कोई लेना देना नहीं। तीसरा जो पक्ष है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, पीड़ित होता है, वो है जनता, पब्लिक। अब देखिए, ये जो युद्ध हो रहा है 24 तारीख से रशिया और यूक्रेन का, ये युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा है? रशिया अपनी भूमि को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के पड़ोसी बेलारूस पे अटैक कर रहा है। बेलारूस के माध्यम से वो यूक्रेन में आ गया। पहली बात, सबसे बड़ी स्थिति, खतरनाक स्थिति ये हुई, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती की है। वो सिर्फ उसमें थे कि नेटो और अमेरिका उनका साथ देगा, और इसलिए उनने रशिया की बात नहीं मानी। रशिया कह रहा था आप नेटो में शामिल मत होइए, और बार बार 2014 से मना करने के बाद 2022 8वें साल में रशिया को अल्टीमेटली सबक सिखाने के लिए आगे आना पड़ा। जेलेंस्की पता नहीं किस, ये सही है कि उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, एक टीवी कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, तो कॉमेडियन होना बहुत अच्छी बात है, टीवी कलाकार होना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन राजनीतिक स्तर पे जब आप आते हैं तो आपकी कूटनीति भी आना चाहिए, आपको डिप्लोमेसी भी आना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी मालूम होना चाहिए। जेलेंस्की ने से बड़ी गलती क्या हुई, वो देख रहे हैं रशिया उनके राज्य में, उनके स्टेट में एंटर करके लड़ाई लड़ रही है, और जब वो हमारे स्टेट में एंटर कर गई है, हमारे स्टेट में लड़ाई करेगी, तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा ना, रशिया का नहीं होगा। रशिया के सैनिक जाएंगे, एक मरेगा 4 आएंगे, एक मरेगा 4 आएंगे, 10 टैंक उनके खराब होंगे, हेलीकॉप्टर गिराओगे, पर वो गिरेंगे आप ही की भूमि में, आप ही की भूमि को खंडर करेंगे, आपकी भूमि को बंजर करेंगे। इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ सोशलॉजी ऑफ वार के जरिए से, ये जो है, इसमें सामाजिक संबंध, सामाजिकता सारी खत्म हो गई, संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए, रशिया जो युद्ध लड़ रहा है वो कछुए की चाल से चल रहा है। युद्ध में उसको बहुत जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए, आज 9वां दिन हो गया, स्टेप बाय स्टेप वो घेराबंदी कर रहा है, कछुए की चाल से लड़ रहा है। इसको आप अगर याद करें, महाभारत के युद्ध से लीजिए। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, और महाभारत के युद्ध में भी 2 पार्ट थे, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। मैं यहाँ पे कौरव के रूप में जेलेंस्की को रख रहा हूँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को कौरव का दर्जा दे रहा हूँ, और व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनको पांडव का दर्जा दे रहा हूँ। आप कह रहे होंगे कि आप कह कैसे रहे हैं, क्योंकि कौरव तो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत
समृद्ध थे और रशिया बहुत समृद्ध है। जी नहीं, कौरव मैंने इसलिए रखा है जेलेंस्की को क्योंकि जेलेंस्की यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप और अमेरिका यानी वेस्टर्न जो हैं, यूरोप और अमेरिका, दो महाद्वीप उसके साथ जुड़े हुए हैं, दो कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं। और पांडव इसलिए कह रहा हूं मैं व्लादिमीर पुतिन को कि वो अकेले लड़ रहे हैं, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चाइना, यूएई और भारत रशिया का साथ दे रहा है। एशिया के और कंट्री भी शांत बैठे दे रहे हैं साथ, इसलिए वो अकेला है, अकेले लड़ रहा है। और जिद देखिए, कौरव में दुर्योधन की जिद थी। दुर्योधन ने पांडवों से पांडवों की शक्ति को कम आंका और लड़ाई के मैदान में उतर गया और 18वें दिन पांडव विजयी हुए। लेकिन विजयी होने के बाद पांडवों के पास क्या रहा? हस्तिनापुर पूरा बर्बाद हो गया था, लाशें बिछी हुई थी, खंडर हो गया था, वहां पे कुछ भी नहीं बचा था। ठीक यही स्थिति आएगी, आप देखिए। 18 दिन भी चल सकता है और 18 दिन के पहले भी युद्ध का समापन हो सकता है। अभी अब कुछ नहीं कह सकते। वैसे अभी प्रेडिक्शन जो मेरे हिसाब से, ये युद्ध अभी 3 से 5 दिन और चलेगा। 3, अधिकतम 3 या अधिकतम 5 दिन और चलेगा। और जब ये युद्ध खत्म होगा, जब समझौता होगा, तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं, जिनको मैं पांडव कह रहा हूं, उनको जो यूक्रेन का राज, यूक्रेन की जो धरती मिलेगी, वो हस्तिनापुर की तरह से लाशों का मंजर, लाशों के ढेर, खंडहर के रूप में मिलेगी, जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते। और जेलेंस्की का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कहीं के नहीं रह गए। देखिए, नेटो के 30 देशों ने सिर्फ बोला हम आपको इतने करोड़ देंगे, वेपन्स देंगे, ये देंगे, लेकिन कोई सहायता नहीं करी। और जेलेंस्की ने इस युद्ध को पब्लिक डोमेन में ला दिया। उनके यहाँ सैनिक थे नहीं, जो थे वो युद्ध कर रहे हैं, थक रहे हैं, लड़ रहे हैं। वहाँ की पब्लिक पलायन कर गई, सब बाहर होते जा रहे हैं। खारकीव से भी खाली हो गया है, क्यू भी 3/4 खाली हो चुका है। सैनिक और कुछ यूथ बचे हैं, बाकी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तो जा चुके हैं। और रशिया को देखिए आप, रशिया ने अभी तक इस युद्ध की सबसे बढ़िया है, हालांकि फेक न्यूज़ चलती है दोनों, यूक्रेन की तरफ से वेस्टर्न मीडिया बहुत फेक न्यूज़ फैला रहा है कि रशिया ने स्कूल में अटैक कर दिया, रशिया ने हॉस्पिटल में अटैक कर दिया। मेरा कहना है कि जब युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन ने स्कूल क्यों चालू रखे? बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं पेरेंट्स? किसी भी वार में स्कूल नहीं चलते, बंद कर दिए जाते हैं। बॉर्डर में होता है वहां के, यहाँ तो आपके पूरे आपके कंट्री में हो रहा है ना, हर जगह रूसी सैनिक चारों तरफ से हैं, बम्बार्डिंग हो रहे हैं, मिसाइल्स हो रहे हैं, और आप स्कूल चालू रखें। मार्केट में उन्हीं दुकानों को चालू रखे, रोजमर्रा की चीजों को। अब आपने पूरा मार्केट, लोग घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये क्या है? अब यहाँ पे सबसे बड़ा है कि इस युद्ध में आप देखिए, अभी तक कैजुअलिटी नहीं हुई है, मानव हानि बहुत कम है। नहीं तो युद्ध में हजारों लाखों की लाशें बिछ जाती, लेकिन अभी तक उतनी ज्यादा वो नहीं हुई है। हालांकि जो हुई हैं उनके लिए भी दुख है, वो नहीं होना चाहिए। अब रशिया ने देखिए बहुत प्लान किया, मैंने कह रहा हूं रशिया कछुआ चाल से इस युद्ध को लड़ रहा है, उसकी कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे मीडिया चैनल जितने भी हैं, वार एक्सपर्ट जो हैं, वो जरूर कह रहे हैं कि 2 दिन में खत्म कर देगा, क्यू खत्म हो जाएगा, क्यू में झंडा फहर जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन देखिए उसने कुछ नहीं करा। रशिया ने 9 दिन निकाल दिया, आज 9वां दिन भी खत्म हो गया, अब कल से 10वां दिन शुरू हो जाएगा। यूक्रेन के सैनिक नहीं है, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पब्लिक को हथियार बांट दिए। अब आप सोचिए, वो जो है राइफल्स हैं, जो गन हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सीखना पड़ता है, चलाना सीखना पड़ता है, पब्लिक को चलाना नहीं आता। आपने दे दिया, पब्लिक खड़ी है, बियर की बोतल में बियर की जगह आप पेट्रोल डाल के फेंक रहे हैं, पेट्रोल पंप, ठीक है, वो भी एक तरीका है, जज्बा है, होना भी चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन रूस का देखिए आप, रूस के पास सारे हथियार हैं, एक से एक वेपन्स हैं, आर्थिक भंडार भी उनका बहुत बड़ा है, उनके पास 2200 टन का सोना है, रिजर्व है, और फॉरेन मनी जो है 62,000 अरब डॉलर की है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी कहीं नहीं है, नेचुरल गैस की कमी नहीं, सब कुछ है उनके पास। और अगर ये युद्ध है, उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं रशिया के पास,
परमाणु बम से लेके साधारण और मिसाइल और टैंक की एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 3 साल भी अगर लड़ाई लड़ेगी तो उसके पास हथियार कम नहीं होंगे। और यूक्रेन के पास हथियारों का जखीरा नहीं है, खत्म हो चुका है। यूक्रेन के पास क्या है? यूक्रेन में जो है न्यूक्लियर एनर्जी है। वहां पे 15 सेंटर हैं, जिसमें से 4 नॉन एक्टिव हैं, और इनमें से एक चेरनोबिल तो 1986 में ख़त्म हो चुका था, और ऐसे ही और सेंटर हैं। अब देखिए, रशिया की लड़ाई जो थी, रशिया ने क्या है, एनर्जी पे कब्जा किया। तो यूक्रेन के जो ऑयल टैंक है उनको नष्ट करा, वहाँ पे एनर्जी को बाधित किया है। और आज जयपुरेजिया पे जो इनका पावर प्लांट है, इस पे अटैक करा। इसको ख़त्म नहीं करा, हालांकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ये हो गया, बच गया, बचा नहीं है। उसको जानबूझ के उसके चारों तरफ आग लगाई गई, उस पर कब्जा करा गया जयपोरोजिया पे, जो कि वर्ल्ड का 9वें नंबर का एटॉमिक सेंटर है और यूरोप का सबसे बड़ा सेंटर है। अब इससे देखिए आप, अगर यहाँ ये विस्फोट हो जाता तो इससे जो रेडिएशन होता, पोलैंड यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, जर्मनी 2000 किलोमीटर दूर है, और फ्रांस जो है, फ्रांस 3000 किलोमीटर दूर है। तो यूरोप के पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस भी खत्म हो जाते। इतना रेडियो एक्टिव विकिरण होता कि अनुमानतः यहाँ पे 50,000 से अधिक मौतें होती। यूरोप का सबसे बड़ा एटॉमिक सेंटर है। 40 लाख लोगों को यूक्रेन में बिजली जो है 1/4 एनर्जी जो है इसी से मिलती थी। इस पे कब्जा करके देखिए, रीढ़ तोड़ दी यूक्रेन की। इसके बाद और भी चेरनोबिल पे भी उसका कब्जा है। धीरे 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 सारे एटॉमिक सेंटर पे रशिया अपना आधिपत्य जमा रहा है, कब्जा कर रहा है। जो लोग पुतिन को नहीं जानते हैं, पुतिन का जन्म ही संघर्ष में हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तब एक रूसी सैनिक जो है 2 दिन के लिए घर आता है। वो जब अपने घर पहुंचता है, अपनी पत्नी से मिलने के लिए छुट्टी मिलती है, बीच बीच में सैनिकों को दी जाती है, इसको भी दी गई थी रूसी सैनिक को। वो घर आया, जब वो अपने घर पहुंचता है तो घर में गए बाहर देखता है कि वहाँ बहुत लाशें भरी पड़ी हैं लाशों से, और गाड़ियों में लाशों के ढेर को ले जा रहे हैं। उसमें वो देखता है एक लाश के पैर लटकते हुए देखता है, उसमें जूते देखता है। वो जूते से पहचान जाता है कि मेरी पत्नी है ये महिला। वो लाश ले जाने वाले अफसरों से बात करता है, तो वो लोग दे देते हैं, ठीक है। बोला, मैं इसका दाह संस्कार करूंगा, अंतिम संस्कार करना है मुझको, मेरी पत्नी है मेरी, दे दीजिए। वो लोग लाश दे देते हैं। वो रूसी सैनिक अपनी पत्नी को लेके आता है। घर जब पहुंचता है, इसी बीच में उसको लगता है कि मेरी पत्नी में कुछ सांसें चल रही हैं। सेवा करता है और वो बच जाती है। और उसी महिला के, उस रूसी सैनिक के 8 साल बाद 1952 में 8 साल बाद 1952 में एक बेटा जन्म लेता है। ये बेटा कौन है? ये बेटा वही है जो आज रशिया का राष्ट्रपति है, व्लादिमीर पुतिन। अब सोचिए, कितने संघर्षों में जब इस बच्चे का जन्म हुआ, तो उसको संघर्ष तो करना आता है। जिसने जन्म के लिए संघर्ष किया, तो वो तो साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरत से ज़्यादा संघर्ष करेगा। और आज जो जयपोरोजिया पे कब्जा किया है, जयपोरोजिया पे जो अटैक किया था, तो पूरे वर्ल्ड की सांसें कुछ समय तक, कुछ समय क्या, कुछ घंटों तक के लिए बंद हो गई थी। सबको लगा कि अगर विस्फोट हो गया, क्योंकि चारों तरफ उसमें आई थी न्यूज़, ये थी कि हमला कर दिया जयपोरोजिया पे। लेकिन बाद में शाम होते होते पता चला कि नहीं, उस पर कंट्रोल कर लिया गया, वहाँ कोई विकिरण नहीं हुआ, वहाँ कोई रेडिएशन नहीं हुआ। ये अगर अटैक उसी पे होता, हालांकि उसके एक ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक करके उसने कब्जा किया है रशिया ने, अगर वहाँ अटैक होता तो आज यूरोप का जो है 1/3 यूरोप भी खत्म हो गया होता। और ये लड़ाई तो आज ही खत्म हो गई होती, क्योंकि यूक्रेन का सारा साम्राज्य, की वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 55-56 किलोमीटर जैसा बता रहे हैं, क्यों शहर है, राजधानी, पूरी एनर्जी खत्म हो जाती। और जेलेंस्की जो अभी भी अड़े हुए हैं कि रशिया को वापस होना चाहिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उससे कुछ नहीं होता, वो वहीं के वहीं। और अभी भी मैंने कहा ना, ये लड़ाई, ये महाभारत जो है,
कौरव पांडव का है, पांडव जिसमें पुतिन है और कौरव के रूप में जेलेंस्की युद्ध लड़ रहे हैं। और जेलेंस्की की जिद, जेलेंस्की का घमंड, जेलेंस्की को जो नाटो पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो नाटो जो नेटो देशों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, यूरोप और अमेरिका ने उतना सपोर्ट नहीं किया, उसी में सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं जेलेंस्की। हालांकि पुतिन को भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। 1.5 अरब डॉलर का पर डे का खर्चा है। अभी तक बताया जा रहा है कि 15 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं और अभी भी पता नहीं कितने दिन होंगे। तो ये एक संघर्ष में जीने वाले जीवट बच्चे की कहानी है, जो व्लादिमीर पुतिन के नाम से जाना जाता है, जो अपने फैसले खुद करता है और अपने फैसलों के साथ साथ वो दिलेरी से लड़ता है। उसने साफ बोल दिया कि इस युद्ध में, शुरू में कह दिया था, किसी को नहीं आने देना चाहिए। आज हालात ये है कि बाइडेन को खुद कहना पड़ रहा है कि आप युद्ध रोक लीजिए, हम आपके सारे प्रतिबंध हटा देंगे। मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं मैक्रो की अगर नहीं रोका गया पुतिन को तो अभी यूक्रेन को इससे भी बुरा देखना होगा। हाँ, बोरिस जॉनसन जरूर अभी शांत बैठे हुए हैं, वो नहीं शांत हो रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में एटॉमिक वार तो नहीं होगी, पुतिन नहीं करेंगे एटॉमिक वार, परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे, लेकिन परमाणु विस्फोट जैसा ही एक ऐसा अटैक करेंगे जिससे कि पूरा का पूरा यूरोप जो है खतरे में आ जाएगा। और जब अभी समझ नहीं रहे हैं लोग, स्ट्रेटजी जो है पुतिन की यह है यूरोप को अपने कब्जे में करना, क्योंकि जितना भी बिजनेस है यूरोप के साथ है रशिया का, और रशिया ने अगर यूरोप पे कब्जा कर लिया तो फिर बेताज बादशाह होगा पुतिन, रशिया होगा, और एशिया अपने आप बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में वर्ल्ड में ये शक्तियां धीरे धीरे शक्ति परिवर्तन होगा। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन बहुत प्रयास कर रहा है, पर यूनाइटेड नेशन खुद इतना फंसा हुआ है कि वो कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहा। तो ये देखिए, ये मैंने बताया ना, ये महाभारत अब ज़्यादा दिन नहीं खिंचेगा, ज़्यादा ज़्यादा 3 या 5 दिन संभावना ऐसी लग रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे यूक्रेन की एनर्जी खत्म होती जा रही है। यूक्रेन के पास वो ताकत नहीं रही, यूक्रेन में खाने की कमी हो गई है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, पानी की कमी होगी, पीने का पानी नहीं, खाना नहीं, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं हैं, और कितने दिन उनकी जनता हथियारों से लड़ेगी, गोले बारूद से लड़ेगी, क्योंकि रशिया जो है उसके पास 3 साल की सामग्री है और वो धीरे धीरे उनकी एनर्जी सेक्टर को, पानी को ख़त्म कर रही है, पेट्रोल को ख़त्म कर रही है, डीजल को ख़त्म कर रही। और आज ज़ैपोरिज़िया में कब्जा करके 1/4 एनर्जी जो मिलती थी, जो 40 लाख परिवारों को बिजली पहुंचाती थी, उस पर अब रशिया का कब्जा हो गया। अब देखिए वहाँ ठंड इतनी बढ़ रही है कि घर को गर्म करने के लिए बिजली के जो हीटर हैं वो सब बंद हो जाएंगे। अब पब्लिक ठंड से अपने को आपको बचाएगी कि पुतिन से लड़ेगी। और इसी में चलते चलते आने वाले 2-3 दिन में देखिए सैन्य विद्रोह भी होने लगेगा, जनता भी जेलेंस्की के अगेंस्ट हो जाएगी और ये स्थिति होगी। जैसा भी न्यूज़ आ रही है कि ये तो कह रहे हैं कि रशिया की न्यूज़ कह रही है कि जेलेंस्की पोलैंड में चले गए हैं, भाग गए हैं, छोड़ दिया उन्होंने, अभी स्पष्ट नहीं है, पर देखिए क्या होता है। तो ये लड़ाई पूरी कछुए चाल से, और कछुए की ही जीत होती है, खरगोश हारता है। जेलेंस्की ने खरगोश की तरह उछल कूद मचाई, लेकिन पुतिन ने कछुए के समान धीरे 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 अपना रास्ता लिया, और आज देखिए वो पूरा वर्ल्ड उनको सलाम कर रहा है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं ऐसे ही सोशलॉजी या वार, युद्ध और समाज पे आपको निरंतर नए नए फीडबैक देता रहूँगा। आप भी मुझे अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। आज के लिए